discuss about is laryngitis. So laryngitis is what it is, inflammation of the larynx और the vocal cords जो होते हैं उनकी अगर inflammation हो जाए तो उसको कहेंगे laryngitis. So laryngitis जो है आपको पता है कि larynx का function क्या होता है, voice box होता है, voice की production में ये help करता है. तो obviously अगर इसकी inflammation होगी तो patient किस तरह से present करेगा with the होर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, आवाज़ बैठी हुई होगी, वो आके के बताएगा कि आवाज़ बैठ गई है. ड्राई इरिटेटिंग कफ हो सकती है अलॉन्ग विद दैट, और अगर जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन सुपरडाइटेड बैक्टीरिया हो गया तो वहाँ पे फीवर हो सकता है, बॉडी एचेस हो सकती हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर जो लेरेंजाइटिस का होता है केस वो होता है वायरल, अदर देन मतलब बैक्टीरिया की बजाय लेरेंजाइटिस जो है वायरल लेरेंजाइटिस इज़ मोर कॉमन. तो इस वजह से ना वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड और भी चीज़ें होती हैं कि वायरसेस सिर्फ एक चीज़ को नहीं फिर करते काम ख़राब, उसका और भी चीज़ें करते हैं. फॉर एग्जांपल पेशेंट को साथ में अगर आवाज़ बैठी हुई है तो साथ में उसका नाक भी बंद हुआ हो सकता है, रनी नोज़ हो सकता है, उसके अलॉन्ग विद दैट कफ भी हो सकती है, उसको अलॉन्ग विद दैट लूज टूल्स भी इवन हो सकते हैं. सो वायरल इन्फेक्शंस में मल्टीपल सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. बट when you have the patient with hoarseness of voice, you're thinking of some DDs जिसमें एक आता है laryngitis. सो इसके DDs क्या हो सकते हैं laryngitis के? vocal cord nodule हो सकता है, और टीचर्स या सिंगर्स के अंदर जो है ये vocal cord nodule होता है, और इसके अलावा laryngeal कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ये इसके DDs होते हैं. लेकिन ऑब्वियसली जो लेरेंजाइटिस है ना उसकी एक्यूट हिस्ट्री होगी कि 2 से 3 दिन की हिस्ट्री होगी, लेकिन जो बाकी हैं कैंसर्स, लेरेंजियल कैंसर, लंग कैंसर और वोकल कॉर्ड नोड्यूल, उनकी हिस्ट्री मंथ्स की होती है या ज़्यादा हिस्ट्री होती है, मोर देन 2 मंथ्स की हिस्ट्री होती है. ठीक है, तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं लेरेंजाइटिस के? सिंगिंग एंड लाउड पिच, वीपिंग, बहुत ऊंची ऊंची गाना गाना, ऊंची ऊंची रोना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, उसके बाद आवाज़ बैठ जाती होती है. दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स. देन व्हाट आर द रेड अलर्ट साइंस कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आवाज़ बैठी हुई है, यू आर थिंकिंग ऑफ लेरेंजाइटिस विद अ हिस्ट्री ऑफ 2 to 3 days कि 2 से 3 दिन हुए हैं और आवाज़ बैठ गई है, मैंने कोई गाना गाया था, मैंने ऊंची आवाज़ में बात की थी, उसके बाद ऐसे हो गया, तो वो 2 से 3 दिन की हिस्ट्री लेरेंजाइटिस की है. लेकिन अगर पेशेंट साथ में कह रहा है कि साथ में वो स्मोकर है, मेल है, और उसको साथ में बुखार भी है और महीनों की उसको खांसी है, कफ फॉर मंथ्स है, उसके साथ उसका वेट लॉस हो रहा है, तो यू विल थिंक ऑफ मोर देन दैट, अदर देन लेरेंजाइटिस यू विल थिंक ऑफ कैंसर ऑफ लंग और द लैरिंक्स. तो इस तरह से जो है आपके रेड अलर्ट साइंस आते हैं, तो ये आपने जो है वो देखना होता है. ठीक हो गया. तो अब जो है अब एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास बच्चे जो है आएंगे लेरेंजाइटिस की कंप्लेन के साथ, तो आप उनको पीडियाट्रिक्स में कंसल्टेशन के लिए भेज देंगे. क्यों? क्योंकि बच्चों में आपने जब भी इस तरह के सिम्टम्स होंगे, आपने सिर्फ लेरेंजाइटिस नहीं सोचना, आपने सोचना है कि पेशेंट को लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस होगा. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि लेरिंक्स के साथ साथ ट्रेकिया और ब्रोंकाई की भी इन्फ्लेमेशन हुई होती है. तो लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जो है वो बच्चों में बहुत कॉमन होता है. इस वजह से आपने उनको पीड्स में कंसल्टेशन के लिए भेज देना है, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए वो IV स्टेरॉइड्स, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और रेटिनालिन यूज़ करते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं. तो ये बात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपका अगर क्लिनिक है तो आपने बच्चों के अंदर लेरेंजाइटिस के साथ साथ ये सोचना है कि इनको लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस होगा और इनको मैंने कंसल्ट करना है रादर देन ट्रीटिंग बाय योर ओन. ओके, तो ये बात आपने यहाँ पे देखनी है. इसी तरह अगर आप सोच रहे हैं कि उसको वोकल कॉर्ड नोड्यूल है, हिस्ट्री ऑफ मंथ्स है, तो फिर आपने ऑब्वियसली तब भी कंसल्टेशन करवानी है किसी ENT स्पेशलिस्ट से. क्यों? क्योंकि अगर वोकल कॉर्ड हिस्ट्री ऑफ मंथ्स है तो उसमें आपके कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं या नोड्यूल सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नोड्यूल आपने खुद तो नहीं निकालना, तो आप उसको ENT स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दोगे. ठीक है, तो ये रेड अलर्ट साइंस के केस में भी आपने उसको
रेफ़र करना होता है, ठीक है। आप उसको मल्टीविटामिन्स कफ सिरप लिख दोगे, चेस्ट एक्सरे करवा लोगे, फिर उसको रेफ़र करवा दोगे ईएनटी या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि पेशेंट आपके पास आया होर्सनेस ऑफ वॉइस और ड्राई इरिटेटिंग कफ के साथ, और 2 to 3 डेज़ की हिस्ट्री है, और आप लेरेंजाइटिस सोच रहे हो। तो अब आप उसकी प्रोसीड कर रहे हो, आपको कोई रेड अलर्ट साइन नहीं मिला, आपको नहीं लग रहा कि इसको मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, तो अब आप उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे उसकी थोड़ी सी एग्जामिनेशन करने के बाद। सो आप सबसे पहले उसकी ओरल कैविटी जब देखोगे तो अनरिमार्केबल फाइंडिंग्स मिलेंगी कि आपने सोचा कि इसको कफ़ है, खांसी है, तो मैं इसकी ओरल कैविटी देख लेता हूँ। आपको कोई फेरेंजियल वॉल इन्फ्लेम नहीं मिली, आपको फेरेंजाइटिस के साइंस नहीं मिले, आपको टॉन्सिल्स इन्फ्लेम नहीं मिले, टॉन्सिलाइटिस आपको नहीं मिला, ठीक है। ओरल कैविटी बिल्कुल ठीक है। फिर आपने चेस्ट ऑस्कल्टेशन की, एब्डोमिनल पैल्पेशन की, ठीक है। फिर आपने उसकी जो है सीबीसी उसको लिख के दे दी। सीबीसी में आपको, सीबीसी मोस्टली आप नहीं लिखते, वैसे अगर आप सीबीसी करवाओ तो आपको डब्ल्यूबीसीज रेज मिल सकते हैं, लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। फिर आप मैनेजमेंट की प्रोसीड करते हो। अब ये है कि अब जो है ना, मैनेजमेंट में स्टेरॉइड्स जो है लेरेंजाइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे हमने बात की थी टॉन्सिलाइटिस में आपने स्टेरॉइड्स देने हैं बैटनीसोल की फॉर्म में, पानी में मिला के गरारे करने थे, ठीक है, क्योंकि उसने टॉन्सिल्स का साइज़ डिक्रीज़ करना था। इसी तरह लेरेंजाइटिस में ना स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो लेरिंग्स को पेंट्रेट करते हैं, क्योंकि लैरिंग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है, वैस्कुलर सप्लाई होती है, वो कम होती है। इस वजह से उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो या कोई मेडिसिन दे रहे हो, वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ चाहिए, ठीक है, जो उसके ऊपर जाके काम करे। तो इस वजह से ड्यू टू लेस वैस्कुलर सप्लाई आप स्टेरॉइड्स देते हो ताकि वो लैरिंग्स को पेंट्रेट करें और वहाँ पे जाके उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करें। तो स्टेरॉइड्स में यू हैव ऑप्शन डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब आपने बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत से स्टेरॉइड्स हैं, आपने कौन से स्टेरॉइड्स चूज़ करने हैं। 3 से 5 दिन का आपने ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने इनमें से कौन से चूज़ करने हैं, डेक्सामेथासोन करना है, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा करके कि ये बात याद रखनी है कि जो है ना हमारा प्रेडनिसोलोन, ठीक है, उसकी जो 1 mg अगर प्रेडनिसोलोन हम ले रहे हैं ना, वो 4 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन के इक्वल है। इसी तरह अगर 1 mg डेक्सामेथासोन है तो वो 28 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन के इक्वल है। मतलब आप प्रेडनिसोलोन की 1 के mg दे रहे हो तो उसका वही इफ़ेक्ट आ रहा है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन का आपको 4 mg देना पड़ रहा है, फिर जाके उसका प्रेडनिसोलोन वाला इफ़ेक्ट आएगा। इसी तरह डेक्सामेथासोन का आप 1 mg दे रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट आएगा, और फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन को आपको 28 mg देना पड़ेगा, फिर जाके वो वाला इफ़ेक्ट अचीव होगा। इसका मतलब कि प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन की एफिकेसी अच्छी है और हाइड्रोकॉर्टिसोन की एफिकेसी अच्छी नहीं है। लेकिन एक और मसला भी है कि बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन की जो डिपेंडेंसी है वो हाई है, ठीक है, कि पेशेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो डिपेंडेंस होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हमें इसका जो ट्रीटमेंट रखना होता है वो 10 दिन से कम का रखना होता है, ठीक है, 10 दिन से कम का रखना होता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि स्टेरॉइड्स का अगर ट्रीटमेंट 10 दिन से कम का है तो आप उनको टेपर ऑफ नहीं करोगे, लेकिन अगर उनका जो है वो ट्रीटमेंट 10 दिन से ज़्यादा का है फिर आप उनको टेपर ऑफ करोगे, कि पहले आपने ज़्यादा डोज देनी है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है ताकि डिपेंडेंसी ना हो। इस वजह से क्योंकि हमने एफिकेसी देखनी है तो इस वजह से हम प्रेडनिसोलोन को प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अब प्रेडनिसोलोन हमने सोच लिया कि स्टेरॉइड में हमने प्रेडनिसोलोन को प्रेफर करना है, और क्यों करना है वो मैंने आपको बताया कि इनकी एफिकेसी हाई है रादर देन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, और डेक्सा और बीटा जो है वो वैसे ही डिपेंडेंसी कॉज करते हैं। तो इस वजह से हमने ये बात जान ली कि प्रेडनिसोलोन इज़ बेटर, ठीक है। तो अब प्रेडनिसोलोन के ब्रांड्स की बात करते हैं। इसके ब्रांड्स में आता है रैपिकॉट और डेल्टा कॉर्टिल, ठीक है, रैपिकॉट और डेल्टा कॉर्टिल आती है।
रैपिकॉर्ड 5 mg की आती है जो कि हमने 5 दिन देनी होती है। ऑब्वियसली 5 दिन देनी है तो 10 दिन से कम का ट्रीटमेंट है, इसमें इतने मसले की बात नहीं है। डेल्टा कॉर्टिल भी 5 mg की आती है। डोज़ क्या होती है इसकी? 1 mg पर kg, ठीक है। तो 5 mg की एक टैबलेट है, तो आप उस लिहाज से देख लेंगे कितने kg का बंदा होगा तो हम कितनी देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ेंगी क्योंकि 5 mg की एक आ रही है गोली, तो एक गोली से ज़्यादा ही गोलियां देनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। तो अब ना हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 40 kg का बंदा है तो उसको कितनी टैबलेट्स चाहिए? 5 mg है ना, तो 1 mg पर kg कितनी टैबलेट्स चाहिए उसको? ठीक है, 2 टैबलेट्स सुबह और 2 दोपहर, ठीक है। दो सुबह जाएंगी और 2 दोपहर को जाएंगी। इसी तरह अगर 60 kg का बंदा है तो उसको 3 टैबलेट सुबह जाएंगी, 3 टैबलेट्स जो है वो दोपहर को जाएंगी। 80 kg का बंदा है तो उसको 4 टैबलेट्स सुबह जाएंगी और 4 टैबलेट्स जो है दोपहर को जाएंगी, ठीक है। तो ये बात जो है ना हमारी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हमने करनी है 3 to 5 डेज़ का ट्रीटमेंट, कितने kg में कितने देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये रैपिकॉर्ट और डेल्टा कॉर्टिल जो है ना ये ब्रांड्स के नेम्स हैं और डोज मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट स्टेरॉइड्स के बाद इंपॉर्टेंट है एनसेड्स। एनसेड्स अगेन इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, फीवर को कम करेंगे, एडीमा को कम करेंगे और जो है पेन जो होगी, इरिटेशन, उसको कम करेंगे। तो इसमें वी हैव ऑप्शन निम्स एंड पिरोक्सिकैम। पैनाडॉल भी दे सकते हैं हम। और प्रेगनेंसी सेफ कौन सी है? पैनाडॉल। फिर खांसी है पेशेंट को तो अब हमारे पास जो है ना कफ़ के लिए हमने कुछ देना है। तो कफ़ के लिए इम्पॉर्टेंट बात होती है, अब कफ़ जो है ना, कफ़ वो 3 तरह के हमारे जो है ना होते हैं चीज़ें कफ़ के लिए, ठीक है। एक होते हैं हमारे कफ़ सप्रेसेंट्स, एक होते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स और एक होते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कफ़ सप्रेसेंट्स देंगे और कफ़ सप्रेसेंट्स के लिए जो है हमारे इम्पॉर्टेंट जो सबसे अच्छी होती है मेडिसिन, उसमें आईवी लीफ आती है, ठीक है। तो जो कफ़ एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं वो एलर्जी, एस्थमा, COPD के लिए देते हैं, ठीक है। और जो कफ़ सप्रेसेंट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आईवी लीफ जो होता है उसके जो ब्रांड्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो इसमें आता है सिरप सेम्बी, सिरप प्रोस्पैन और टैब गोफर प्लस TDS और सिरप हाइलेक्सिया। ये 3 सिरप्स हैं, सिरप सेम्बी, प्रोस्पैन, हाइलेक्सिया। ये सिरप्स जो होते हैं आईवी लीफ के ब्रांड्स में आते हैं और इनका जो डोज होती है वो होती है 2 टेबलस्पून्स TDS में जाते हैं, 2 टीस्पून्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि हम एनसेड्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं? स्टमक एसिडिटी करवाते हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। इस वजह से हम साथ में PPI देंगे टू अवॉइड द स्टेरॉइड इंड्यूस्ड और एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। सो इसमें वी हैव रूलिंग, राइजेक, ईज़ो के नाम से ब्रांड्स आते हैं जो कि हम 20 mg BD में देते हैं सुबह शाम PPI। देन 5th नंबर पे आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट को लेरिंजाइटिस है जो कि मोस्टली वायरल होता है, फिर तो हम एंटीबायोटिक्स का ऐसा रोल नहीं है। लेकिन अगर एसोसिएटेड हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट को और ग्रीनिश स्पूटम या येलोइश स्पूटम है, इट मीन्स कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। सो इसमें हम, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, ब्लड स्ट्रीक्ड जो है स्पूटम आ रहा है, सो इन केसेस में हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और एंटीबायोटिक जो इस केस में हम देते हैं वायरल इन्फेक्शन में, वो याद रखना है वो एज़िथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। 3 दिन के लिए हम देते हैं वायरल विद सुपररेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज़िथ्रोमाइसिन, जिसके ब्रांड्स आते हैं टैब एज़िटमा, टैब अर्जोमिक। डोज क्या होती है? 500 mg OD, ठीक है। तो शुरू में हम जो है वो पहले 3 दिन हम 500 mg की देते हैं और अगले 4 दिन हम आधी गोली देते हैं 250 mg।
पहले 3 दिन 500 mg और अगले 4 दिन 250 mg की आधी गोली कर देनी है। सो दिस वाज अबाउट द मैनेजमेंट, कि जिसमें हमने स्टेरॉइड याद रखना है, अपने एनसेड्स को याद रखना है, कफ सप्रेसेंट्स में जो है हमने याद रखना है, आईवी लीफ, पीपीआई याद रखने हैं और एंटीबायोटिक्स। स्टेरॉइड में आपका क्या है चॉइस? प्रेडनिसोलोन। कफ सप्रेसेंट्स में आईवी लीफ और एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन। अब इसका हम केस डिस्कस कर लेते हैं लेरिंजाइटिस का। सो अ मेल 30 years old, 60 kg वेट है उसका। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसकी क्या थी? हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस 2 days एंड बॉडी एजेस। 2 दिन की हिस्ट्री है तो हम कोई क्रॉनिक चीज़ नहीं सोचेंगे, ना हमें रेफ़र की ज़रूरत है, हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। वाइटल्स ले लो, उसमें आपको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाएगा, अगर फीवर है या फिर आपको पल्स ज़्यादा मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल सकता है। फिर हम ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन करेंगे। ऑन एग्जामिनेशन फेरिंग्स क्लियर है, टॉन्सिल्स एनलार्ज नहीं है, तो फिर हम लेरिंजाइटिस को सोचेंगे। 2 days की हिस्ट्री है। सो व्हाट वी विल गिव अजिटमा, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, टैब अजिटमा, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे फीवर है ना, तो फीवर के केस में हम कंसिडर करेंगे कि अब इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो टैब अजिटमा 500 mg 5 दिन के लिए देंगे, ओडी में रोज़ाना 1 दिन खानी है। टैब रेपिकॉर्ड देंगे विच इज़ प्रेडनिसोलोन 5 mg की, सुबह शाम जो है 4 गोलियाँ, सुबह दोपहर 4 गोलियाँ, क्योंकि 60 kg वेट है पेशेंट का, 3 दिन के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे 4 गोलियाँ करके 60 kg पेशेंट को। ठीक है, 5 mg की एक गोली होती है, तो जो है 20 mg सुबह बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और दोपहर को 20 mg बन जाएंगे। फिर टैब निम्स आती है जो कि एनसेड में हम देते हैं 100 mg बीडी की सुबह शाम, और साथ में हम पीपीआई दे देंगे जिस कैप रूलिंग 20 mg, और कफ सप्रेसेंट देंगे साथ में विच इज़ सिरप, आईवी लीफ का कोई भी सेम्वी सिरप सेम्वी दे देंगे सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच खाने वाले। फिर इसके अलावा थोड़ी काउंसलिंग कर देंगे पेशेंट की कि धीमी आवाज़ में बात करें, ठंडी खट्टी तेल की तली चीज़ें से परहेज़ करें, बॉयल्ड एग सूप का इस्तेमाल या हनी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रीट किया। स्टेरॉइड्स दिए जिसमें रैपिकॉर्ड है, एक हमने एंटीबायोटिक दी एजिटमा क्योंकि पेशेंट को फीवर भी हुआ है, और हमने उसको कफ सप्रेसेंट दिया, आईवी लीफ सेम्वी के नाम से आता है, हेलिक्सा के नाम से आ सकता है, वो भी दे सकते हैं, पीपीआई दिया और एनसेड दी। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ लेरिंजाइटिस। हमने देखा लेरिंजाइटिस की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, उसके कॉज क्या होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, डीडीज़ क्या होते हैं, रेड अलर्ट साइन क्या है, कब हमने पेशेंट को रेफ़र करना है, बच्चे को ज़रूर रेफ़र करना है, पीड्स को कंसल्ट करना है, मैनेजमेंट में हमने कौन कौन सी चीज़ें देनी है और किस तरह से हमने पेशेंट को मैनेज करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेरिंजाइटिस।